नमस्ते दोस्तों। अभी तक हमने जो बात की थी एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। तो एनर्जी कंजर्वेशन में अलग अलग सेक्टर्स के बारे में, स्टैटिस्टिकल डेटा के बारे में और डिमांड सप्लाई गैप के बारे में हमने बात की थी। उसमें सबसे मेन सेक्टर जो था इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें 50% जो एनर्जी कंज्यूम होती है और इसी वजह से इंडस्ट्रीज में आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना चाहिए, एनर्जी सेविंग करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इसीलिए इंडस्ट्रीज में जो अलग अलग कंपोनेंट्स थे उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बात की इंडस्ट्रीज में जो इंडक्शन मोटर्स है या मोटर्स है और रेफ्रिजरेशन एयर सिस्टम्स या फिर जो फैन सिस्टम्स हैं उसके बारे में, और कुछ जो इक्विपमेंट्स है यानी कि जैसे बॉयलर या बॉयलर हाउस या बॉयलर रिलेटेड माउंटिंग एंड एक्सेसरीज उसके बारे में। तो ये हर एक इक्विपमेंट्स या प्रोसेस में जो भी एनर्जी सेविंग आप कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसके बारे में जो अल्टरनेटिव्स हैं उसके बारे में अभी तक हमने बात की। और अभी हम बात करने जा रहे हैं डीजी सेट के बारे में। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ये रिक्वायरमेंट रहती है कि आपके यहाँ पे डीजी सेट की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पर जो फ्यूल आपको लगता है या एनर्जी जो लगती है उसकी भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे हायर साइड में होती है, या फिर जब भी आपके यहाँ पे पावर फेलियर होता है तो ये स्टैंड बाय मोड के लिए आपको डीजी सेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे डीजी सेट में जो मेन रिक्वायरमेंट है फ्यूल की यानी कि ऑयल की है, और वहां पे अगर रिक्वायरमेंट का कैलकुलेशंस देखेंगे तो ये एज ए केमिकल एनर्जी यहाँ पे ये हायर रिक्वायरमेंट है और उसमें भी बहुत सारे एनर्जी सेविंग की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है। तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन के जो मेन ऑप्शंस है उसमें है डीजल इंजन को आपको मेंटेन करना है, यानी कि अगर जो भी आप डीजल यूज करते हैं उसकी क्वालिटी और उसके साथ में जो भी इंजन की रिक्वायरमेंट होती है उसका मेंटेनेंस रिपेयरिंग करना रेगुलर बेसिस पे जरूरी है। अगर ये आप रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं तो इसमें अगर प्रॉपर पार्ट्स रिपेयर नहीं होते हैं या मेंटेन नहीं हो पाते हैं तो वहां पे एनर्जी एक्स्ट्रा होती है। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी जो कंजम्पशन है वो हायर साइड में चला जाता है, और इसीलिए यहाँ पे अगर आप सिर्फ जनरलाइज या एनुअल मेंटेनेंस का प्लान ठीक तरह से इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां पर एनर्जी सेविंग के ऑप्शंस है। दूसरा है कि अगर आपने मेंटेनेंस स्पेसिफिकली इंजेक्शन पंप का अगर आपने नहीं किया तो वहां पर कंजम्पशन 4 ग्राम पर kWh यानी कि किलोवाट आवर तक चला जाता है। तो अगर इंजेक्शन पंप जो अभी हमने बात की थी कि एज अ फ्यूल ऑयल जो लगता है यहाँ पे डीजी सेट्स में, तो ऑयल की अगर आपने इंजेक्शंस या इंसर्ट अगर ठीक तरह से नहीं किया जैसे जो नॉर्मली इंजेक्शन पंप से होता है, तो अगर आपने इंजेक्शन पंप ठीक तरह से मेंटेन नहीं किया तो वहां पे एक्स्ट्रा कंजम्पशन हो जाता है 4 ग्राम पर kWh। तो ये भी आप एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। उसके अलावा है जो फिल्टर्स होते हैं उसमें, तो ये फिल्टर्स अगर ब्लॉक हो जाते हैं यानी कि अगर आपने कंटिन्यूअस यूज किया और उसको रिप्लेस नहीं किया तो यहाँ पर भी फ्यूल कंजम्पशन 2 kg पर kWh बढ़ जाता है। तो ये मेंटेनेंस की ही एक्टिविटीज है जहां पे आप इंजेक्शन पंप मेंटेन कर सकते हैं, फिल्टर्स की रिप्लेसमेंट रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, वहां पर आपकी जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमाइज हो सकती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्पेशली जो एनर्जी कंजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन में होता है तो वहां पर लॉसेस होने के चांसेस है, क्योंकि जो यहाँ पे पावर जनरेट होता है उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो फैसिलिटीज हैं, जो लाइंस रिक्वायरमेंट है वो आपको ठीक तरह से मेंटेन रखनी चाहिए। तो यहाँ पे जो एलटी लाइंस होती है तो ये एलटी लाइंस जो होगी वो यहाँ पे उसकी लेंथ, उसकी थिकनेस, उसकी क्वालिटी और उसका मटेरियल या गेज टाइप जो है ये सभी बारे में आपको सोचना होगा। और अगर ये आप अप्रोप्रिएट सिलेक्शन करेंगे, प्रोपोर्शन में आप ये ठीक तरह से सिलेक्शन करेंगे तो आपके जो लाइंस में जो डिस्ट्रीब्यूशंस में जो लॉसेस होते हैं वो कम से कम हो सकते हैं, वहां पर भी आप एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो अरेंजमेंट्स होती है अलग अलग, जैसे कि बेटर वोल्टेज या लेस आउटेज, इंक्रीज ट्रांसफार्मर लाइफ या रिप्लेसमेंट ऑफ फेल ट्रांसफार्मर या फ्यूअर कंज्यूमर्स, ये जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है इस पे
भी आपको ध्यान देना होगा, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कंज्यूमर ज्यादा होंगे या फिर आपका वोल्टेज हायर साइड में चला जाएगा या फिर आउटेज अगर ज्यादा होगा या फिर ट्रांसफार्मर लाइफ आपकी रिड्यूस हो सकती है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपने ठीक तरह से उसका अरेंजमेंट पे ये जो मल्टीपल फैक्टर्स है उस पर ध्यान दिया होगा। उसके अलावा जो पावर फैक्टर एक पैरामीटर होता है जिसके बेसिस पे एफिशिएंसी डिसाइड हो जाती है, तो ये पावर फैक्टर अगर 0.9 तक जाएगा एलवी स्विच कैपेसिटर पैनल्स के हिसाब से, तो यहाँ पर जो भी इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस ये 0.9 से आगे भी जा सकता है। यानी कि अगर आपने 1 पावर सप्लाई किए तो उसमें से एटलीस्ट 0.9 जो पावर है वो यूटिलाइज होनी चाहिए। ये पावर फैक्टर का इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर जो भी पंप सेट्स आप यूज कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, एलटी लाइंस यूज कर रहे हैं या फिर जो मल्टीपल फैक्टर्स मेंटेनेंस के बारे में बात की हमने, वो अगर आपने अप्रोप्रिएटली मेंटेन किया है, रेगुलरली उसको मेंटेन किया, तो यहाँ पर पावर फैक्टर का इंप्रूवमेंट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मीनिंग है यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन कम होगा या एनर्जी सेविंग हायर साइड में चला जाएगा। उसके अलावा जो ट्रांसफार्मर होते हैं वहां पे एनर्जी इफिशिएंट ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। जो नॉर्मली एमॉर्फस कोर ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं वो यूज करने चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोड के लॉसेस होते हैं वो अवॉइड हो सकते हैं। तो ये टिपिकल कोर लॉस सेविंग्स के जो अलग अलग पॉइंट्स है ये यहाँ पे लिस्ट आउट किए। जैसे कि यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये 25 यानी कि 25 kVA का ट्रांसफार्मर कैपेसिटी वाला जो है वो नॉर्मली सिलिकॉन स्टील का अगर होता है तो 100 वैट तक इसके लॉसेस होते हैं। अगर ये एमॉर्फस मेटल का होगा तो ये 25 वैट तक ही लॉसेस होंगे। यानी कि ये 25 kVA ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पे 75 वैट लॉसेस आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 63 kVA वाला ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे सिलिकॉन स्टील का अगर रहेगा तो 180 वैट का लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आप एमॉर्फस मेटल यूज करेंगे तो 45 वैट तक ही यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं। अगर ये 100 kVA का ट्रांसफार्मर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे लॉसेस विद सिलिकॉन स्टील 260 वैट तक होगा, और अगर एमॉर्फस मेटल यूज करेंगे तो 60 वैट तक ही होगा। यानी कि यहाँ पर 200 वैट आपका सेव हो सकता है। तो ये डीजी सेट में अगर आप एमॉर्फस कोर ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लॉसेस आपके सेव हो सकते हैं, एनर्जी सेविंग हो सकती है। अभी अब हम जनरलाइज जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज में जो मेजर पैरामीटर्स थे उसमें अभी तक हमने बात की कि इंडस्ट्री के अलग अलग एलिमेंट्स या जो इक्विपमेंट्स थे वहां पर आपको एनर्जी सेविंग के ऑप्शंस क्या क्या है और मैक्सिमम एनर्जी कंजम्पशन कहाँ पे होता है। अभी अगर आप डेली लाइफ में अगर देखेंगे तो एनर्जी कंजर्व करने के ऑप्शंस क्या क्या है, चांसेस क्या है, तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस है। जैसे कि अगर आप इंसुलेटिंग या टर्निंग ऑफ लाइट्स करते हैं या फिर जो अप्लायंसेस आपके यहाँ पे यूज होते हैं जैसे कि डिश वॉशर्स है या फिर वॉशिंग मशीन से, रेफ्रिजरेशन सिस्टम से, ये सभी सिस्टम्स जब आपको जरूरत नहीं होगी तब आप ऑफ कर सकते हैं या फिर आपको हायर रेटिंग वाले जो इक्विपमेंट्स है वो परचेस करना चाहिए। जैसे कि हमने बात की थी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE के कुछ स्टैंडर्ड्स है और वो स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने रेटिंग दी है। तो नॉर्मल कस्टमर या कंज्यूमर को समझना चाहिए, इसलिए उन्होंने 5 स्टार रेटिंग का जो सिंबल है वो यूटिलाइज किया है। अगर आपका इक्विपमेंट 5 स्टार रेटिंग वाला है इसका मतलब है कि वहां पे मिनिमम एनर्जी पे वो चलने वाला है, तो आपका एनर्जी कंजम्पशन कम होगा, एनर्जी सेविंग हायर साइड में होगी। अगर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज नहीं करते उसको टर्न ऑफ करना, ये सिंपल एक सोल्यूशन है। और दूसरा जो है तो अलग अलग स्टेप्स यहाँ पे आप ले सकते हैं, जैसे कि कार पुलिंग का एक ऑप्शन है, यानी कि आप एक ही एरिया में से 2 या 3 लोग एक ही ऑब्जेक्टिव या गोल के लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए जाना चाहते हैं और आपका टाइमिंग भी एक है, तो अलग अलग कार लेने की जगह आप 3-4 लोग एक ही कार में से जा सकते हैं, जिसको हम कार पुलिंग। इसका 3-4 लोगों के लिए जो 3-4 कार का जो पेट्रोल या डीजल जो हम कंज्यूम करने वाले थे वो शायद एक ही कार में कंज्यूम होगा। तो ये 2 या 3 मल्टीपल में ये यहाँ पे फ्यूल सेविंग हो सकता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट का और लोड भी यहाँ पे कम हो जाएगा। या फिर आप
जो व्हीकल्स है उसकी जगह बाइसिकल यूज करना चाहिए जहां पर पॉसिबल है। जैसे कि नॉर्मली जो होते हैं 4 to 5 किलोमीटर के अंदर अगर आपका लोकेशन होगा तो आप बाइसिकल यूज कर सकते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर फैसिलिटी आपके यहाँ पे अच्छी होगी, जैसे कि अगर आप मेट्रो सिटीज में देखेंगे तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या बैंगलोर साइड या कलकत्ता साइड में अगर आप देखेंगे तो जहां पर जो सिटी बसेस ऑप्शन है या फिर जो लोकल ट्रेन ऑप्शन है, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन थ्रू भी आप कंफर्टेबल जो ट्रैवलिंग है वो कर सकते हैं और उसमें मिनिमम एनर्जी लगेगी और यहाँ पे टाइम भी आपका बच सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे अलग अलग ऑप्शंस है जहां पर फ्यूल एज ए केमिकल एनर्जी या फिर जहां पे इलेक्ट्रिसिटी एज ए एनर्जी, ये अलग अलग एनर्जी आप सेव कर सकते हैं। अभी एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी सेविंग के अलावा एनर्जी ऑडिट एक कंसेप्ट है। तो जैसे फाइनेंशियल ऑडिट्स होता है, सेफ्टी ऑडिट होता है, एनवायरमेंट ऑडिट होता है, ISO के ऑडिट होते हैं, वैसे ही एनर्जी का भी ऑडिट होता है। तो एनर्जी ऑडिट करने वाला जो होगा वो पर्सन ऑथेंटिक जो होता है वो एनर्जी ऑडिटर होता है। तो एनर्जी ऑडिटर भी अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के एनर्जी ऑडिटर की एग्जाम होती है और वो एनर्जी ऑडिटर जो नॉर्मली जनरली ग्रेजुएट इंजीनियर्स होते हैं और उन्होंने एग्जाम क्रैक करने के बाद वो एनर्जी ऑडिटर बन जाते हैं। तो वहां पर भी एक्सपीरियंस की, नॉलेज की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे वो एनर्जी ऑडिटर बन जाते हैं और ऐसे पर्सन फिर एनर्जी ऑडिट के लिए, इंस्पेक्शन, एनालिसिस के लिए और इवेल्युएशन करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। तो आपके घर में या इंडस्ट्रीज में, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में एनर्जी का यूटिलाइजेशन कितना होता है, कंज्यूमशन कितना होता है, आपके यहाँ पे वो सजेशन भी दे सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे या फिर एनर्जी एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट यूज करेंगे तो शायद आपका एनर्जी सेविंग इतना हो सकता है। ये कैलकुलेशन भी वो आपको समझा सकते हैं। तो एनर्जी ऑडिट का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है और आपके यूनिट्स कितने होते हुए, उसके अलावा वो सजेशन भी दे सकते हैं ऑडिटर कि आपको एनर्जी सेविंग के लिए ऑप्शंस क्या है बेटर और एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर आप यहाँ पे इंप्लीमेंट क्या कर सकते हैं और उसके लिए आपको शायद मिनिमम या अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग आपको कितनी लगेगी और ये ऑपरेटिंग कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसीलिए कुछ वेबसाइट्स पे, जैसे कि अभी यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी वेबसाइट या सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो वेबसाइट है वहां पर एनर्जी कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है। यानी कि आपके घर में अगर 4 फैंस यूज होते हैं, 4 ट्यूब्स यूज होते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज होता है, वॉशिंग मशीन यूज होती है, टीवी यूज होता है, तो जो भी इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट का इनपुट आपको वहां पे देना है और आप कितने टाइम के लिए वो यूटिलाइज करते हैं उसका टाइम देना है और कुछ सेकंड्स में ही आपका वो जो एनर्जी का बिल होगा, यानी कि आपका जो मंथली बिल होगा वो मंथली बिल कैलकुलेट करके देगा और आप एनुअली कितना बिल आ सकता है इसका जजमेंट भी आप ले सकते हैं। इन केस अगर आप 4 की जगह 3 फैन चलाते हैं या ट्यूब की जगह आप LED ट्यूब्स यूज करते हैं या फिर एनर्जी एफिशिएंट या वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स जो फैंस आते हैं या इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर वाले फैंस आते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट वाले इक्विपमेंट यूज करते हैं तो वहां पर भी कितनी सेविंग होती है वो कैलकुलेटर थ्रू भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इजीली आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं और जो भी कैलकुलेशंस है वो एक्चुअली गवर्नमेंट के जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स है वहां पर भी अवेलेबल होगी। तो ये आप खुद भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं और फिर एनर्जी ऑडिटर भी यही प्रिंसिपल मैकेनिज्म यूज करके एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी सेविंग्स, एनर्जी कंजर्वेशन के मेजर्स क्या क्या पॉसिबल है इसका मेजरमेंट करके आपको ये बता सकेगा। तो यहाँ पे जो इंडिया में अगर आप ओवरऑल स्टैटिस्टिकल डेटा देखेंगे तो ये एनर्जी इंटेंसिटी पर GDP जो है ये हायर साइड में है। तो यहाँ पे 3.7 टाइम्स ऑफ जापान, 1.5 टाइम्स ऑफ USA, इतना यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन होता है। तो ओवरऑल GDP जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उससे भी हायर साइड में यहाँ पे एनर्जी इंटेंसिटी है। तो ये अगर जो डेवलप कंट्रीज है वो डेवलप कंट्रीज से भी आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो उससे भी ज्यादा यहाँ पे एक्चुअली एनर्जी कंजम्पशन या एनर्जी डिमांड होगा और इसी वजह से आपको एनर्जी सेविंग या एनर्जी कंजर्वेशन यही मेजर ऑप्शन आपको मिलेगा और यही आपको फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो एनर्जी कंजर्वेशन इंडिया में है तो उसके लिए आपको ये कुछ पॉइंट्स सपोर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे बताया है कि कितना पोटेंशियल है, तो एनर्जी सेविंग का इंडिया में 25,000 मेगावाट तक पोटेंशियल है
और एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स अगर आप लेंगे तो यहाँ पे जो पिक वोल्टेज या पिक डिमांड होगी वो एवरेज डिमांड में कन्वर्ट हो सकती है। या फिर अगर 1 यूनिट आप बात करेंगे, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे 1 यूनिट अगर सेव करेंगे आप, यानी कि 1 kWh, तो यहाँ पे ये 2.5 to 3 टाइम्स जो फ्रेश कैपेसिटी एडिशन होता है उसका लोड कम कर देगा। यानी कि पावर प्लांट में जो मेन लोड होता है, अगर आपने 1 यूनिट भी सेव कर लिया तो वहां पे 2.5 to 3 टाइम्स का जो फ्रेश कैपेसिटी की जो एक्टिविटीज होती है वो यहाँ पे सेव हो सकती है। उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट होती है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, ये कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स है, यह भी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स में भी देखा है। और यहाँ पे आप अचीव कर सकते हैं 1 करोड़ पर मेगावाट, यानी कि 1 मेगावाट के पीछे आप 1 करोड़ तक भी सेविंग कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एनर्जी कंजर्वेशन का पोटेंशियल है इंडिया में। अभी जो इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस है या एक्ट्स है, तो उसमें मैक्सिमम जो एक्ट्स इंडस्ट्री ओरिएंटेड अलग अलग होते हैं, तो इसी रिलेटेड अभी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट भी है। तो ये पोटेंशियल जो हमने अभी फाइंड आउट किया है इंडिया में क्या है, उसके रिलेटेड ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट निकला है। ये 2001 में अक्टूबर में इनेक्ट हुआ है और यहाँ पे ये इफेक्टिव हुआ है 1 मार्च 2002 में। तो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ये ऑपरेट किया है और ये 1 मार्च 2002 से ये इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ है। अभी ये जो एक्ट है उसमें मेन स्टैंडर्ड्स और लेबलिंग का जो पॉइंट है उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो अभी जो हमने बात की थी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वहां पर 5 स्टार रेटिंग के अभी लेबल्स आ चुके हैं, स्टिकर्स आ चुके हैं। तो ये एनवायरमेंट जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है उसके तहत उन्होंने स्टैंडर्ड्स और लेबलिंग के गाइडलाइंस दिए हैं, जिसकी वजह से ये सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पे लेबल आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन कितना करता है, उसका स्टैंडर्ड एग्जैक्टली क्या है, इक्विपमेंट के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, ये अप्लायंस किस लिए यूज किया जाता है, ये मैन्युफैक्चर कौन करने वाला है, और फिर ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा पर ईयर में, ये सभी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड्स में और लेबलिंग्स में देना जरूरी है, ये एक्ट में कहा गया है। अभी ये जो स्टैंडर्ड्स है तो ये एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स है। तो ये सभी प्रोसीजर्स जो भी अडॉप्ट की है गवर्नमेंट ने, जो भी रेगुलेशंस है उसके रिलेटेड ही यहाँ पे सभी मैन्युफैक्चरर जो है या फिर जो कंज्यूमर्स है उनको ये उसके बारे में बताया है। तो अभी ये वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है, ये लेबल्स थ्रू भी आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली मैन्युफैक्चरर कौन है, कंज्यूम कितना करता है और आपका सेविंग कितना हो सकता है। तो ये लेबल्स भी आपके काम के हैं, स्पेशली जो कंज्यूमर्स हैं उनको मालूम होना चाहिए कि अगर मैंने 5 स्टार इक्विपमेंट लिया और 3 स्टार इक्विपमेंट लिया तो उसमें आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट शायद कम लगेगी 5 स्टार के कंपैरिजन में, लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो शायद 2 साल या 3 साल के अंदर वो ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से दोनों की इन्वेस्टमेंट सेम होगी और उसके बाद में जो 5 स्टार रेटिंग वाला इक्विपमेंट होगा वो आपके एनर्जी सेविंग करते जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड्स और लेबल्स जो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के रिलेटेड ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये रूल क्या बताता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के ओरिएंटेड कि आपको क्विक कोऑर्डिनेशन पॉलिसी रिसर्च करना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंसी के प्रमोशंस करने चाहिए और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है नए वो डेवलप करने चाहिए और अवेयरनेस भी क्रिएट होनी चाहिए। जैसे कि अभी आप एनर्जी बिल के बारे में देखेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इजी ऑप्शन है इसलिए पेमेंट कर देते हैं, पेंडिंग पेमेंट कम हो जाते हैं। या फिर आपके यहाँ पे कुछ अलग अलग फैसिलिटीज भी देते हैं, जैसे कि अगर आपने बिल ये डेट में भर दिया तो शायद आपको इतना ही बिल लगेगा, अगर आपने एनर्जी सेविंग आपने ज्यादा कर लिया तो शायद आपको कुछ बोनस पॉइंट्स भी मिल जाएंगे या कुछ जो पैसे है वो आपके बिल्स में से डिडक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग मोटिवेशनल जो प्रोविजंस है वो प्रोविजंस गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दे सकते हैं और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने भी यही कहा है कि एक्ट के तहत आप अलग अलग मोटिवेशंस मेजर्स देने चाहिए जो एनर्जी सेविंग के ओरिएंटेड आपका गोल अचीव कर सके। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन या एनर्जी अवेयरनेस के लिए
14 दिसंबर को हर साल में एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो लोगों को एनर्जी या एनर्जी के टाइप्स, एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी की डिमांड, एनर्जी का सप्लाई, पावर जनरेशन प्लांट, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट और अलग अलग जो एनर्जी सेविंग के मेजर्स या एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, उसके बारे में अगर मालूमात नहीं होगी तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू ये अलग अलग जो लोकेशंस है या अलग अलग प्रोग्राम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसके थ्रू भी आप ये डे सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस और क्रिएट हो। अभी जब हम बात कर रहे थे एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी सेविंग्स के लिए, तो वहां पर अभी हमने बात की थी कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो इंडिया में 2001 में आया है और 2002 से इम्प्लीमेंट हुआ है। उसके अलावा एनर्जी ओरिएंटेड ये एक सिस्टम है जो है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि अभी हम एनर्जी एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं या सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो वहां पर भी अलग अलग ISOs अवेलेबल है। तो यहाँ पे एनर्जी ओरिएंटेड जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसका नाम है ISO 50001। तो ये एक इंटीग्रेटेड एनर्जी एक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम है, जहां पे डेली बेसिस पे जो बिजनेस सिस्टम्स या प्रोसीजर्स है वहां पे आप कितना एनर्जी सेव कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी है। तो इसका मेन जो गोल है, तो ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एनर्जी यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से करनी चाहिए या फिर मिनिमम कॉस्ट पे आपको ऑपरेट करना चाहिए या फिर एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी चाहिए या एनर्जी इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ये ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे ISO 50001 के। तो इसमें मेन जो एलिमेंट्स है ये क्या क्या है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट के ही ऑब्जेक्टिव्स है कि आपको इंडस्ट्रीज में स्पेशली एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स इंप्लीमेंट करनी चाहिए और उसके लिए वो मोटिवेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये आपने ISO 50001 अप्लाई किया और आपने अगर ये ISO 50001 की जो प्रोसीजर से वो अडॉप्ट की, तो वहां पे आपके ओवरऑल एनर्जी का कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा और एनर्जी सेविंग्स के ऑप्शंस बहुत ज्यादा पता चलेंगे, या फिर जहां पर एनर्जी लॉसेस होते हैं वो शायद मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस यहाँ पे ISO 50001 इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हो सकते हैं। तो इसलिए ये गवर्नमेंट्स और प्राइवेट या फिर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये हर एक लोगों को यहाँ पे ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि एनर्जी सेविंग के लिए या एनर्जी इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन के लिए या कॉस्ट सेविंग के लिए या एनर्जी रिडक्शन के लिए आपको अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम यूटिलाइज करने के लिए ISO 50001 ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये जैसे नॉर्मली कोई भी ISO सिस्टम्स में जैसे होता है, तो ये PDCA भी साइकिल सेम यहाँ पर भी है, लेकिन जैसे एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है तो वहाँ पे एनवायरमेंट फोकस है, अगर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है तो सेफ्टी फोकस होता है। यहाँ पे एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी मेन पॉइंट फोकस है। तो आपको जो भी एनर्जी ओरिएंटेड, एनर्जी सेविंग ओरिएंटेड, एनर्जी कंजम्पशन ओरिएंटेड, एनर्जी कंजर्वेशन ओरिएंटेड जो भी प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग्स या इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन जो भी करना है, उसका प्लानिंग आपको पहले करना है कि आप किस किस डिपार्टमेंट में, किस इंडस्ट्रीज में या फिर जिस टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट में चेंजेस कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्लानिंग करना होगा। उसके लिए आपको इकोनॉमिकल कैलकुलेशंस भी करनी होगी, अफोर्डेबिलिटी चेक करनी होगी, आपको फिजिबिलिटी भी चेक करनी होगी और उसके बाद में आपको वो इम्प्लीमेंट करना है, जो भी आपका फाइनल कंक्लूजन होगा उसके बेसिस पे। और फिर इम्प्लीमेंट करते टाइम भी शायद कुछ चेंजेस वहां पे कर सकते हैं हम, और उसके बाद में आपको 1 साल के अंदर वो चेक कर रहा है कि अगर हमने जो एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजीज हमने अडॉप्ट की थी या एनर्जी इफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट हमने जो अडॉप्ट किए हैं या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज की या फिर प्रोसेस में चेंज किया है, तो उसके बेसिस पे एनर्जी सेविंग कितना हुआ है। तो ये चेक करने के लिए आपको ये थर्ड एलिमेंट आपको अडॉप्ट करना होगा। और फिर जो भी आउटपुट या रिजल्ट्स आते हैं या फिर इंप्रूवमेंट के लिए सजेशंस आते हैं कि आपने ये एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जिसकी वजह से 10% सेविंग हुआ है, 15% सेविंग हुआ है, और शायद आप नेक्स्ट स्टेज में ये भी आप कर सकते हैं और उसके बाद में भी आप एक्ट कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे सजेशंस होंगे या फिर लूप होल्स होंगे
या फिर करेक्टिव एक्शंस होगी, कंप्लायंसेस होंगी, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्ट करना है और फिर बाद में नेक्स्ट ईयर के लिए आपको वापस से प्लानिंग करना है और ये सभी चीजें कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये भी आपका पीडीसीएस साइकिल जो है ये कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के बेसिस पे होता है। हर साल का जो आपका टारगेट है वो एनर्जी इफिशियंसी ओरिएंटेड, एनर्जी सेविंग्स ओरिएंटेड, एनर्जी कंजर्वेशन ओरिएंटेड जो है वो इम्प्रूव होते जाएगा और उसके बेसिस पे आप अचीव करते जाएंगे, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इंडिया में जो डिमांड है वो डिमांड आपको थोड़ी सी कम करनी है और सप्लाई आपको कंटिन्यू रखना है, तभी आप ये डिमांड सप्लाई गैप कम कर पाएंगे। अदरवाइज आपको ओवरऑल हायर साइड में इन्वेस्टमेंट करनी होगी जो पावर जनरेशन के लिए आपको करना पड़ेगी। तो ये फ्रेमवर्क जो 50,001 का है, तो इसमें आपको पॉलिसी डेवलप करनी है एनर्जी ओरिएंटेड, जैसे हम नॉर्मली एनवायरनमेंट की पॉलिसी डिसाइड करते हैं, हेल्थ पॉलिसी डिसाइड करते हैं, सेफ्टी पॉलिसी डिसाइड करते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे एनर्जी की पॉलिसी आपको डेवलप करनी है और उसमें जो कमिटमेंट्स आएंगे वो कमिटमेंट्स को आपको मैनेज करना है। एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजीज भी अडॉप्ट करनी है, आपको कुछ पर्टिकुलर गोल सेट करने हैं कि आपको इस साल 10% एनर्जी सेविंग करनी है या फिर 20% सेविंग करनी है, या फिर आपको गोल ये भी हो सकता है कि आपको एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी है, या फिर आपको कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जैसे कि नॉर्मल अगर होगा तो उसको फोटो सेंसर्स आपको बिठाना है। ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स आपके हर एक इंडस्ट्री के अलग हो सकते हैं, तो वो गोल सेट करके आपको वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए भी आपको फिर सिस्टमाइज प्लान और एग्जीक्यूशन करना चाहिए। तो ये आपका फ्रेमवर्क में आएगा और फिर जो भी रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट्स के बेसिस पे भी आपकी जो पॉलिसी है उसमें जो कमिटमेंट्स है वो कमिटमेंट भी आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपने इम्प्लीमेंट किया है उसकी वजह से क्या फायदा हुआ है, कितना फायदा हुआ है, और उसमें अगर कुछ अच्छे सजेशंस या एडवाइसेस होंगे तो उसकी बेसिस पे भी आप ये जो पॉलिसी वो रिव्यू कर सकते हैं और नेक्स्ट में आपकी पॉलिसी में चेंजेस हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो मेजर टारगेट आपका रहेगा एनर्जी एफिशिएंट ओरिएंटेड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है जो ISO 50,000 में डिटेल में बताया है। तो इसमें ISO 50,000 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो ये मैंडेटरी या कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ISO स्टैंडर्ड्स जो आपको अडॉप्ट करने हैं ये वॉलंटरी या ऑप्शनल मेजरमेंट्स है, जिसके बेसिस पे आपके इंडस्ट्री का जो ब्रांड नेम है या फिर जो पब्लिसिटी है वो पॉजिटिव वे से हो सकती है कि आपकी इंडस्ट्री एनर्जी के बारे में भी बहुत सारा सोचती है, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में सोचती है, और उसके बेसिस पे शायद आपको कुछ डेवलप कंट्रीज में से भी ऑर्डर या फिर जो ऐसी कंपनीज है जो एनर्जी, एनवायरनमेंट, सेफ्टी, हेल्थ के बारे में सोचती है उनसे भी आपका बिजनेस हायर साइड में जा सकता है। तो ये अलग अलग इसके बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं आपको। ये सर्टिफिकेशन इसके ओरिएंटेड ही है, जैसे कि अभी 50,001 का सर्टिफिकेट मिला है, इसका मीनिंग है कि आपकी कंपनी एनर्जी ओरिएंटेड बहुत अच्छा सोचती है। तो ये बेनिफिट्स हैं, जैसे अभी हमने पहले भी कुछ डिस्कस किए कि जो अपने ऑपरेशनल इफिशियंसीज थी वो इम्प्रूव हो सकती है, जो एनर्जी इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगी, जो आपके एनर्जी डेटा है उसके फैक्ट बेसिस पे आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट है या फिर जो एनर्जी एफिशिएंसी या एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में जो कल्चर है वो शायद जैसे आपका चेंज हो सकता है, या फिर आपके जो ड्राइवर्स है ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन वाले वो भी यहाँ पे चेंज होंगे, इंप्रूव होंगे, और जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो नेगेटिव इम्पैक्ट वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, और अलग जो एडवांटेजेस है जो फर्म ओरिएंटेड है ये भी आपको मिल सकते हैं। जो रिसोर्स आपको मैनेज करना है वो रिसोर्स मैनेजमेंट भी अच्छा हो सकता है, और यहाँ पे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो एक्टिविटीज है ये भी आप यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, या फिर CSR अंदर एक्टिविटीज भी आप वर्कआउट कर सकते हैं, और ये यहाँ पे एक बेनिफिट भी आप बता सकते हैं कि हमारे पास ISO 50,001 है। इसका मीनिंग है कि हमने एनवायरनमेंट पे जो एडवर्स इम्पैक्ट होते थे वो हमने रिड्यूस किए हैं, हमने एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस किया है, हमने एनर्जी सेविंग्स या एनर्जी कंजर्वेशन ओरिएंटेड बहुत सारे ऑप्शंस हमने अडॉप्ट कर लिए हैं, और जो कार्बन परसेंटेज या कार्बन फुटप्रिंट्स जो हम बात करते हैं तो कार्बन फुटप्रिंट्स पे हमने मिनिमाइज किए। तो ये अलग अलग बेनिफिट्स है EMS या ISO 50,001 के। अभी ISO 50,001 में जो अलग अलग एलिमेंट्स है उसमें से मेन एलिमेंट है LCA।
यानी कि लाइफ साइकिल असेसमेंट। ये लाइफ साइकिल असेसमेंट के बारे में हमने जो पहले बात की थी कि अब अगर आप कोई भी प्रोसेस लेते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट, क्रैडल टू ग्रेव, तो जो हम बात करते हैं तो हर एक पॉइंट पे, हर एक ईयर में या मंथ में या जब भी वो यूटिलाइज होता है तो वो रॉ मटेरियल की डिटेल, जो इंटरमीडिएट स्टोरेज की डिटेल्स या फिर मटेरियल्स की डिटेल्स, फाइनल जो प्रोडक्ट आता है उसकी डिटेल्स, ये सभी बारे में आपको डिटेल में जानकारी लेना पड़ेगी, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर मटेरियल का लाइफ साइकिल कितना है। तो अगर कोई रॉ मटेरियल यूज होता है तो उसका लाइफ कितना है, या फिर उसके एडवर्स इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे कितने हैं, या फिर आपके हेल्थ पे कितने हैं, इसकी भी स्टडी आपको करनी है। और फिर इसका जो रिस्क है, जो हजार्ड है, वो कितना मिनिमाइज कर सकते हैं उसके बारे में आपको सोचना है, या फिर उसके फिर मॉडिफिकेशन करने हैं या फिर रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा आपको। तो ये ओवरऑल ये आपको बताता है कि आपके यहाँ पे जो भी एनर्जीज यूज होती होंगी, तो एनर्जी के केमिकल एनर्जी फॉर्म भी हो सकता है, जैसे कि फ्यूल यूज होंगे तो उसमें भी आप ऑयल यूज करते होंगे, कुछ केमिकल्स यूज करते होंगे, डीजल यूज करते होंगे, तो ये सभी फॉर्म्स के बारे में भी आपको सोचना है। और फिर उसके बेसिस पे अगर ये कंबशन प्रोसेस है, जैसे कि पावर जनरेशन प्लांट, तो कंबशन प्रोसेस है, तो कंबशन की वजह से दूसरे प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, जैसे कि गैसेस है, ऐश है, तो इनका भी एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट क्या होता है। तो ये एक्चुअली स्टडी है लाइफ साइकिल असेसमेंट का। तो रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट तक जितने भी मटेरियल्स फॉर्म होंगे, बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, हर एक का एनवायरनमेंट का आपको इम्पैक्ट चेक करना है और उसको मिनिमाइज कैसे कर पाएंगे उसके बारे में सोचना है। तो ये एक्चुअली हर एक इंडस्ट्रीज में अलग अलग मटेरियल्स होंगे और उसके बेसिस पे आपको ये इम्पैक्ट चेक करके ही उसका इंटरप्रिटेशन निकालना है और फिर आपको करेक्टिव एक्शंस लेनी चाहिए। तो ये जो LCA है, यहाँ पर आपको एनर्जी और एनर्जी ओरिएंटेड जो मटेरियल है उसके बारे में सोचना है, और एनवायरनमेंट के जो एडवर्स इम्पैक्ट है उसके बारे में सोचना है, और उसके बाद में फिर इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने चाहिए। अभी LCA के अलावा एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ISO 50000 का वन है, वो एलिमेंट है ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, GSCM। तो यहाँ पे ये ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये नाम ही बताता है कि यहाँ पे जो इको फ्रेंडली प्रोसेस है उसको मैनेज करना है आपको, उसकी चेन लगाना है। तो यहाँ पे एनवायरमेंटली फ्रेंडली इनपुट्स आपको देना है प्रोसेस में, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, और जो भी आउटपुट आएंगे वो आउटपुट ऐसे आना चाहिए कि वहां पर भी रीयूज होना चाहिए, रिसाइकल होना चाहिए, और ये प्रोडक्ट्स यहीं पर यूज होते ही मिनिमम फ्रेश मटेरियल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो ऐसे अगर प्रोसेस के बारे में आप सोचते होंगे तो वो है ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपको ग्रीन प्रोक्योरमेंट, ग्रीन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन ऑपरेशन, ये अलग अलग फेजेस में काम करना होगा। तो जैसे यहाँ पे ग्रीन प्रोक्योरमेंट में क्या है कि जो भी मटेरियल आपको सप्लाई करने वाला पर्सन है, तो ये सप्लायर का सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सप्लायर है वो आपको क्या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, क्या इंस्ट्रूमेंट से इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उसका यूटिलाइजेशन करना है और कुछ साल के लिए करना है। तो अगर ये आपका 15 साल 20 साल का अगर लाइफ स्पैन होगा, तो उसके बेसिस पे आपको ये जब इक्विपमेंट या रॉ मटेरियल परचेस करना है तो ये सप्लायर का ही सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ये सप्लायर को भी इसके बारे में, एनर्जी के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, एनर्जी सेविंग, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में उसका कल्चर होना चाहिए। अगर ये उसकी थॉट प्रोसेस होगी तो उस हिसाब से आपको ये सप्लायर भी सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी प्रोडक्ट बनाया होगा, जो भी मटेरियल बनाया होगा, वो एनर्जी सेविंग या एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ही उन्होंने ये सोच करके ही ये आपको मटेरियल देना चाहिए। उसके अलावा जो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, ये आपको यहाँ पे अडॉप्ट करनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के डेवलपमेंट ओरिएंटेड। अगर कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर हैं तो ये सब कॉन्ट्रैक्टर का भी सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे आपके जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग भी होनी चाहिए। अगर जिनको नॉलेज ही नहीं है एनर्जी के ओरिएंटेड, एनवायरमेंट ओरिएंटेड या एडवर्स इम्पैक्ट ओरिएंटेड, तो वो शायद मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम ये बातें नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे कम से कम वेस्ट, कम से कम एनर्जी यूटिलाइजेशन, कम से कम वाटर यूटिलाइजेशन, यूटिलिटीज यूटिलाइजेशन
और एडवर्स इम्पैक्ट जो होता है एनवायरमेंट पे वो मिनिमम होना चाहिए। ऐसी ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होनी चाहिए। इसके लिए आपको जो सब कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टर है उसका सिलेक्शन भी प्रॉपर तरीके से करना होगा। उसके अलावा जो ऑपरेशंस होते हैं, तो ये ऑपरेशंस के रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स कम्युनिकेशंस अगर आपको करना है तो आप इंट्रानेट या इंटरनेट का यूटिलाइजेशन करेंगे। आप अलग अलग तरीके यहाँ पे सोच सकते हैं, अलग अलग जो रिप्लेसमेंट या रिप्लेस्ड मटेरियल, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस की फैसिलिटीज या अलग अलग एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो ये भी आप जानकारी यहाँ पे से ले सकते हैं। और फिर ओवरऑल ये 4 फेजेस में अगर आप वर्कआउट करेंगे तभी आप ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये नीड क्यों है ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट की? तो जैसे अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट हो रहा है, अभी सीजनल चेंजेस भी हो रहे हैं। जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर विंटर में भी रेनी सीजन जैसे एटमॉस्फेयर तैयार हो चुका है, या फिर समर में भी अभी टेम्परेचर हायर साइड में चला जा रहा है, या रेनी सीजन में पहले कम रेन था अभी हायर साइड में जा रहा है, या कभी कहीं लोकेशन पे फ्लड जैसी सिचुएशन है और कहीं सिचुएशंस डेजर्ट जैसी है। तो ये सभी इम्पैक्ट जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट है। और ये ग्लोबल वार्मिंग के जो इम्पैक्ट है ये एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होने की वजह से है। तो ये एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर आपको बैलेंस करना है तो उसके लिए आपको ये जीएससीएम इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो सीएसआर एक्टिविटीज है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज के अंदर आप एनर्जी अवेयरनेस प्रोग्राम, एनर्जी एक्टिविटीज, जीएससीएम के कुछ एक्टिविटीज ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि आपका कॉस्ट भी सेविंग होता है, आपके एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट्स भी कम हो जाते हैं, और आप इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स है, इको फ्रेंडली प्रोसीजर्स है, उसको भी ऐप अडॉप्ट करने वाले हैं। और ये अगर सब बातें आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टेक होल्डर्स के पास भी ये मैसेज जाएगा कि ये एनवायरमेंट ओरिएंटेड या एनर्जी ओरिएंटेड, सेफ्टी ओरिएंटेड ये सभी बातें सोचते हैं और इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स की वजह से भी आपके जो बिजनेस है वो बिजनेस बढ़ सकता है। तो जहां पर भी आपको कुछ कॉस्ट कटिंग के बारे में बिजनेस होता होगा तो शायद अगर आपने यहाँ पे कन्विंस किया कि हम इसको एनर्जी सेविंग के लिए या एनवायरमेंट सेविंग के लिए या नेगेटिव इम्पैक्ट आपको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे ये मटेरियल चेंज किया है और ये मटेरियल की वजह से कॉस्टिंग बढ़ी है, तो हमारे यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई है, फिर भी अगर आपको कंटिन्यू बिजनेस करना है तो कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं कि जो एनर्जी सेविंग मेजर्स या एनवायरमेंट सेविंग मेजर्स के बारे में सोचना चाहते हैं और जिनकी ऐसी सोच होंगी उसके साथ भी ये बिजनेस टाइप करना चाहते हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से अगर आप अलग अलग ऑप्शंस के बारे में सोचेंगे तो शायद ये एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा, एनर्जी के लिए भी अच्छा होगा और आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा हो सकता है। तो आपको ये अलग अलग तरीके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं आपके इंडस्ट्रीज में। अभी तक हमने जो एनर्जी के बारे में बात की थी तो उसमें जनरलाइज जो बातें हैं जिनको हम कहेंगे इको फ्रेंडली एनवायरमेंट, गुड प्रैक्टिसेस और इनोवेशन टेक्निक्स क्या है। तो अभी तक हमने जो बात की तो स्पेसिफिक बात की थी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में एलिमेंट्स क्या है, इक्विपमेंट्स क्या है, वहां पे एनर्जी सेविंग कैसे हो सकती है, या फिर जो ISO 50001 है या फिर LCA है, GSCM है, इसके बारे में हमने स्पेसिफिक बात की। जब हम अभी जनरलाइज बात कर रहे हैं तो जनरलाइज कुछ प्रैक्टिसेस हमने अडॉप्ट करनी चाहिए डेली बेसिस पे आप जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल है रिसाइकलिंग, तो जैसे अभी प्लास्टिक बॉटल रिसाइकलिंग है या फिर प्लास्टिक का रिसाइकलिंग है, प्लास्टिक प्रोडक्ट रिसाइकलिंग है, मटेरियल का रिसाइकलिंग है, वाटर का रिसाइकलिंग है। तो आपने अगर रिसाइकलिंग आपने अप्लाई किया तो आप वाटर कंजर्वेशन भी कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकते हैं, मटेरियल कंजर्वेशन भी कर सकते हैं, बहुत सारे बातें जो है यहाँ पे अचीव हो सकती हैं। उसके अलावा जो हमने बात कही थी कारपूलिंग के बारे में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, या बाइक राइडिंग के बारे में, या साइकिलिंग के बारे में, ये अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो यहाँ पर भी एनर्जी सेविंग होगी। अगर आप पेपरलेस वर्क करते हैं, जैसे कि आज के डेट में हम व्हाट्सएप जैसे मीडिया यूज करते हैं या फिर ईमेल यूज करते हैं, तो उसकी वजह से पेपर का जो प्रिंटिंग है वो कम हो चुका है। और जो भी आप पेपर यूज करते होंगे, प्रिंटिंग करते होंगे, अगर वहां पे अगर आपने रिसाइकल्ड पेपर यूज किया
या फिर बोथ साइड पेपर यूज किया तो यहाँ पर भी पेपर का जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगा। उसके अलावा जो प्लास्टिक कटलरीज है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपने स्टील के पॉट्स यूज किए, स्टील की कटलरीज यूज की तो वो लाइफ लॉन्ग होती है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी उसके कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। लेकिन प्लास्टिक में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि अगर प्लास्टिक में अगर हम हॉट टी, हॉट कॉफी या फिर हॉट मटेरियल, फूड मटेरियल अगर आप यूज करते हैं या फिर उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीटिंग देते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस जो है वो क्रिएट होने के चांसेस है और आपके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट होने के चांसेस है। इसके अलावा जो ऑफिस ग्रीन टीम आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर सस्टेनेबिलिटी अवेयरनेस के लिए कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे आप कर सकते हैं। कुछ ऑफिस एक मॉडल रख सकते हैं कि यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी कैसे मेंटेन करते हैं या फिर एनर्जी कॉन्जर्व कैसे करते हैं, एनर्जी सेविंग कैसे करते हैं या फिर नेचुरल रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑफिसेस या एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो जो बॉटल्ड वाटर है उसको अगर आपने गुड बाय किया तो बहुत सारे प्लास्टिक बॉटल्स, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका जो मेन लोड है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, तो वो भी कम हो सकता है। उसके अलावा अगर आपने जो परचेस किया अगर वो लोकल परचेस करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, एनवायरमेंट पे जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो भी यहाँ पे कम हो सकते हैं। उसके अलावा जो अवेयरनेस जो है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि अगर आपने एनर्जी कंज्यूम ज्यादा किया तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है। आपके बिल पर तो होता है लेकिन उसका इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड इश्यूज होते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल एनवायरमेंट, यहाँ पे कंडीशंस जो है चेंज हो जाती है। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो प्रैक्टिसेस है कंजर्वेशन की वो क्या होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसको सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल स्टेप्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में भी उनको जानकारी देनी चाहिए। उसके अलावा जो ट्रीज प्लांटेशन है जिसके बारे में हमने कहा था कि ट्रीज प्लांटेशन की वजह से CO2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं और यहाँ पे नॉइज भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और यहाँ पे शैडोज के लिए भी आप ये ट्रीज यूज कर सकते हैं। जहां पर कूलिंग सिस्टम होता है तो बहुत सारी एनर्जी के जो फैन, एयर कूलर सिस्टम या ऐसे सिस्टम से वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा है जो वाटर कंजर्वेशन के बारे में हमने बात की थी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हमने बात की थी, ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट के बारे में हमने बात की थी। तो उसके अलावा जो वाटर की ट्रीटमेंट है या रिसाइकल्ड वाटर है या रीयूज वाटर है, ये बहुत सारे ऑप्शंस है जहां पर वाटर कंजर्वेशन पॉसिबल है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे हमने इसके पहले के सेशन में बात की थी कि आपको सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या ओशन थर्मल एनर्जी साइकिल्स या वेव एनर्जी या टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए। और जहां पर भी पॉसिबल हो, जैसे कि अभी आपके रूफ टॉप पे सोलर के पैनल्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, सोलर एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं, सोलर वाटर हीटर यूटिलाइज कर सकते हैं, सोलर पंप्स यूज कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको ट्राई करना चाहिए। और जो भी आपके लाइटिंग सिस्टम से, जैसे हमने बात की थी कि 10% आपका जो कंजम्पशन है मेन लाइटिंग सिस्टम थ्रू होता है, तो अभी आपके जो भी बल्ब्स होंगे या CFL होंगे उसको आपको LED से रिप्लेस करना चाहिए, जिसकी वजह से जो एनर्जी का डिमांड है वो कम होगा, एनर्जी कंजम्पशन भी कम हो सकता है। तो ये अलग अलग प्रैक्टिसेस है जो आप डेली लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो आपका फूड वेस्टेज है वो भी आप मिनिमाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक कुकिंग के लिए जो फ्यूल लगेगा वो भी मिनिमाइज होगा, या फिर जो फूड प्रोड्यूस करने के लिए जो आपको एनर्जी लगता है वो भी मिनिमाइज होगा। आपको फूड वेस्टेज भी यहाँ पे मिनिमाइज करनी चाहिए। अगर आपके कुछ ट्रैवल हैबिट्स हैं जहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होती है वो भी आपको चेंज करनी चाहिए, जैसे कि आप प्लास्टिक बॉटल्स यूज करते हैं या यूज एंड थ्रो बॉटल्स यूज करते हैं या फिर ऐसे कुछ प्लास्टिक मटेरियल्स यूज करते हैं, पैकिंग मटेरियल्स यूज करते हैं, तो पैकेजिंग फूड्स भी आप यूज करते हैं। तो ये भी हैबिट्स आपको चेंज करने हैं जिसकी वजह से ये ओवरऑल एनवायरनमेंट और एनर्जी का यहाँ पे कंजर्वेशन हो सके। फिर उसके अलावा है जो फोसाइल फ्यूल बेस्ड प्रोडक्ट्स है वो मिनिमम यूटिलाइज करना चाहिए। और अभी जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ये अभी प्रॉब्लम आने वाला है कि जो डीजल बेसिस पे इंजिन है वो शायद ऑब्सोलेट होंगे, उसके बाद में पेट्रोल बेसिस के इंजिन ऑब्सोलेट होंगे और फिर
शायद आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि ये मैक्सिमम ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन या बैटरी बेसिस पे जो व्हीकल्स होंगे वही ऑपरेट होते जाएंगे। तो इसके बारे में भी आपको सोचना होगा कि अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेस क्या है, मिनिमम जो पोल्यूशन क्रिएट करने वाले हैं वो ऑप्शंस क्या है, और उसके ओरिएंटेड ही आपको इनोवेशंस या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी चाहिए। फिर जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो मिनिमाइज करना चाहिए या फिर उनके सब्स्टिट्यूट वहां पे आना चाहिए। जैसे कि अभी पेट्रोल में हमने देखा था कि लेडेड पेट्रोल था पहले, तो एंटी नॉकिंग एजेंट के लिए हम लेड यूज करते थे, आज के डेट में हम अनलीडेड पेट्रोल यूज करते हैं। तो ये लेड जो था, लेड का ऑक्सीडाइजेशन होने के बाद लेड ऑक्साइड होता था और ये पॉइजनस और टॉक्सिक केमिकल था, जिसकी वजह से इनहेल करने के बाद हेल्थ पे इम्पैक्ट होता था। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है, जैसे कि पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, हर्बिसाइड है या फर्टिलाइजर से, ये बहुत सारे केमिकल्स हार्मफुल नेचर के हैं, टॉक्सिक है, पॉइजनस है, और इनके सब्स्टिट्यूट आपको ढूंढना चाहिए जिनका इफिशियंसी या आउटपुट सेम रहे, लेकिन इनको सब्स्टिट्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले केमिकल्स जो नॉन टॉक्सिक हो, नॉन पॉइजनस हो और जिनका हेल्थ पे इम्पैक्ट कम से कम हो। तो ये अलग अलग प्रैक्टिसेस आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये सिंपल एक है कि 3R प्रिंसिपल आप अप्लाई कर सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज या रिसाइकल, या फिर रिसाइकल प्रोडक्ट्स आप परचेस करना चाहिए, या फिर विदाउट प्लास्टिक जो भी आपके इको फ्रेंडली बैग्स वगैरह होंगे, लगेजेस के फीचर्स होंगे, बॉटल्स होंगे, वो आपको यूटिलाइज करना चाहिए, या फिर जो वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और बाकी लोगों को भी ये जानकारी देनी चाहिए कि ये रिसाइकल प्रोडक्ट की वजह से आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे, या फिर अगर आपने प्लास्टिक यूज किया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपने 3R प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो ये अलग अलग गुड प्रैक्टिसेस आप डेली बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी सेव होगा। सेव एनर्जी, सेव वाटर, सेव एनवायरनमेंट। थैंक यू।